नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी धधकता जंगल, जलता जनजीवन। देवभूमि उत्तराखंड में वनाग्नि अब जानलेवा हो गई है। दरअसल अल्मोड़ा के बिनसर में जंगल की विकराल आग को बुझाने गए 4 वनकर्मी जिंदा जल गए, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद चारों वनकर्मियों को दिल्ली में भर्ती कराया गया। जंगलों की आग को बुझाने के लिए सरकार ने MI-17 हेलीकॉप्टर को मैदान में उतारा है और इसकी मदद से अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के प्रयास अब किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख अनुग्रह धनराशि देने के निर्देश दिए हैं। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन को इस हादसे की जांच के आदेश देते हुए जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही वन मंत्री ने कहा कि वनाग्नि बुझाने को रखे अस्थायी कर्मचारियों का इंश्योरेंस नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार ने वनाग्नि को निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से अब तक 10 से ज्यादा वनकर्मियों की मौत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार की ओर से मृतकों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे को नाकाफी बताया और साथ ही सरकार से मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है। अब सवाल यह है कि आखिर अल्मोड़ा के बिनसर की घटना का कौन जिम्मेदार है? आखिर क्यों वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार ने पहले से उचित इंतजाम नहीं किए? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि विकराल होने के साथ ही अब जानलेवा होती जा रही है। अल्मोड़ा के बिनसर में जंगलों की आग विकराल आग को बुझाने गए 4 वनकर्मी जिंदा जल गए, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद चारों वन कर्मचारियों को दिल्ली में भर्ती कराया गया है। वहीं जंगलों की आग को बुझाने के लिए सरकार ने MI-17 हेलीकॉप्टर को मैदान में उतारा है। इसकी मदद से अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख अनुग्रह धनराशि देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष इस मुआवजे राशि को नाकाफी बता रहा है। देखिए, कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सुखद घटना घटित हुई है। इसमें 4 वनकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, आपको बुझाने जा रहे थे और 4 घायल हैं, क्योंकि जो हताहत हुए हैं उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने सभी चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और जो लोग घायल हैं, जो आग से जले हुए हैं, उनको चूँकि कल रात हो गई थी, इसलिए सुशीला तिवारी रेफर किया गया और सुशीला तिवारी में चूँकि बर्निंग की कोई इतनी हाई कोई इस प्रकार की यूनिट नहीं है और उनको सफदरजंग दिल्ली एम्स में बात की गई और उसके आदेश किए गए कि उनको जो सबसे अच्छी सुविधा हो सकती है वो सुविधा उनको मिले। तो सफदरजंग में जो रूम इत्यादि का अलॉटमेंट है वो पहले ही हो गया है और हेली एम्बुलेंस वहाँ पर आ गई है। इस तरीके से अप्रैल महीने से उत्तराखंड के जंगल धू धू करके जल रहे हैं और 1,500 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जल करके राख हो गए हैं और 10 से ज़्यादा वन कर्मियों की मौत जो है आग बुझाते हुए हो गई है और 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। आप बताइए,
उनका जीवन चला गया, उनके बच्चे जो है अनाथ हो गए और 10 लाख रुपए से कैसे जो है उनका परिवार चलेगा, ये नाकाफी है। और जो उपकरण उनको उपलब्ध करवाने चाहिए थे, जो साजो सामान जो है जंगलों की आग बुझाने के लिए सरकार के पास होना चाहिए था, वो आखिर क्यों है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सरकार से जवाब तलब किया था। इक्विपमेंट की जो लिस्ट वहाँ सौंपी गई थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये है ही नहीं मौजूद, ये लिस्ट किस आधार पर सौंप दी गई है। तो सरकार को जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की परवाह ही नहीं है। हमसे बोले कि भाई 10 लाख बहुत कम होता है, 50 लाख मुआवजा दिया जाए उनको और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि ऐसा हो चुका है। पौड़ी में गोवर्धन सिंह पट्टी में एक बार लगी थी, वहाँ 7 लोग ऐसे जले थे, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई थी। इस मुद्दे को भी उसी तरह से संज्ञान में लिया जाए और उस आदेश को भी देखा जाए कि वो उसमें कैसे उन 7 आश्रितों को जो है सरकारी नौकरी लगाई गई थी, क्योंकि आप भी जानते हैं ना गोवर्धन सिंह में। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बिनसर में हुई इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए MI-17 की मदद ली जा रही है। हालांकि जंगलों में लगी आग थमने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी के प्रकोप से तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि वनाग्नि की अब तक 1213 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें से अब तक कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की वनाग्नि की घटनाओं ने वर्ष 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे के लिए हम लोग अभी बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। जितने भी इंसिडेंसेस जो है वन विभागों द्वारा रिपोर्ट किए जाएंगे, उसको हम लोग अभी जो है 4:30 बजे तक जो है बुलेटिन हर दिन जो है हम लोग देते हैं। और अभी जो हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था, तो उससे 1213 घटनाएं अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और ये जो आंकड़ा है, ये 2023 का जो वनाग्नि सत्र था उससे ज़्यादा है, लेकिन 2022 के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो उससे कम है। लेकिन ये है कि विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, व्यवस्था ये की जा रही है कि भाई जल्दी से जल्दी जो अलर्ट्स हैं उन पे काबू पाया जाए, उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग की जाए और सभी अलर्ट जितने भी हमें प्राप्त होते हैं उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जो है मौके से प्राप्त की जा रही है। देखिए, सरकार नाम की चीज नदारद है पूरे प्रदेश से, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। ये कहावत अगर चरितार्थ होती है तो वो हमारे वन मंत्री पर और हमारे प्रदेश के मुखिया पर होती है। आज 2-2.5 महीने से उत्तराखंड सुलग रहा है, झुलस रहा है, हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए, 10 से ज्यादा वन कर्मियों की मौत हो गई है और कल रात पता चला है कि अल्मोड़ा के बिनसर में 4 वन कर्मी और स्वर्गवासी हो गए हैं। ये कोई स्वाभाविक मौतें नहीं है, ये नेचुरल डेथ्स नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा किए गए मर्डर हैं। क्या आज 10 लाख रुपए के मुआवजा देकर मुख्यमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं? उन रोते बिलखते बच्चों को उनका पिता दे पाएंगे? उन माँ बाप को उनकी संतान लौटा पाएंगे? एक घर को कमाऊ पूत दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है, वन अग्नि की जो घटनाएं बढ़ी हैं उसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हैं, मौसम का बदलाव भी है। और अगर देखा जाए तो 4-5 वर्षों से जो तैयारी वन विभाग की होनी चाहिए, ये तैयारी जनवरी-फरवरी में मुकम्मल तैयारी हो जानी चाहिए, वो तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी है। ज़्यादातर काम आउटसोर्सिंग के लोगों से लिया जा रहा है। मौके पे वो हैं IFS अफसर, अधिकांश ध्यान नहीं दे रहे हैं। DFOs की कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसा दिखाई पड़ता है। मौके पे काम कर रहा है मजदूर जो आउटसोर्सिंग पे है, उसकी जान चली जा रही है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं है। वो बात अलग है कि सरकार ने कोई राहत राशि, कोई मुआवजा राशि उसके लिए देख ली है, लेकिन उनके इंश्योरेंस से लेकर इसका मतलब जो IFS बिरादरी है वो कहीं ना कहीं काम से अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही है। कुल मिलाकर प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी के साथ ही जंगलों की आग ने आम जनता की परेशानियों को मुश्किलों में डाल दिया है। वहीं राज्य के जंगलों में लगी आग से एक और जहां वन संपदा को नुकसान हो रहा है, तो वहीं आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। इसी बीच 4 और वन कर्मचारियों की मौत के साथ ही आग में झुलसे कर्मचारियों को प्रदेश में उचित इलाज न मिलने पर भी भारी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते वनाग्नि से निपटने की तैयारी नहीं की।
उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। पीछे थपलियाल साहब हमारे पास में है, वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और शिव प्रसाद सेमवाल साहब हमारे साथ में है, अध्यक्ष हैं आरआरपी राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के। और उदित घड़ियाल साहब हमारे साथ में है, समाज सेवी हैं। सबसे पहले शुरुआत जपेंद्र जी के साथ में करेंगे। जपेंद्र जी, किन शब्दों से डिफेंड करेंगे खुद को, सरकार को, क्योंकि 4 लोगों के साथ जो हुआ वाकई दर्दनाक है। निश्चित तौर पर उसके लिए वास्तव में सभी को दुख है कि जो ये घटना हुई है और जो जाने इस आपदा की होना चाहिए। निश्चित तौर पर उसके लिए हम खेत पर व्यक्त करते हैं और सरकार ने जो अपने स्तर से जो कार्रवाई करने की विधान की। जपेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। अब आ रही है? जी बोलिए। जी, निश्चित तौर पर खेद है इस और दुख भी है कि जो ये जाने गई हैं, वनाग्नि की भेंट चढ़ी है, उसके लिए हम सबको दुख है। और सरकार ने उस पर जांच कमेटी भी बिठाई है और जिस तरह से वनाग्नि को लेकर या महकमे के अधिकारियों की लापरवाही अगर कोई सामने निकल कर आ रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी फिलहाल जो राहत पैकेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है सर, लेकिन ठीक है, हम राहत पैकेज उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया इस पर बात नहीं कर रहे। जपेंद्र जी, बड़ी बात यह है कि देखिए वनाग्नि की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लंबा वक्त हो गया। अगर इस मौसम की बात कर ले, गर्मी के मौसम से पहले जब शुरू हुई है घटनाएं, न जाने कितनी घटनाएं, कितने हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए, लेकिन अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा सकता था? क्या प्रॉपर तैयारी पहले से नहीं की जा सकती थी? आज आखिरकार हमने वो देखा ना जिसकी उम्मीद नहीं थी, आखिरकार वो हुआ ना जिसके लिए हम नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहता था। बिल्कुल, हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं और उस पर जितना भी उस पर दुख व्यक्त किया जाए वो कम है। लेकिन दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी विडंबना ये भी है कि पिछले 125 सालों में उत्तराखंड का तापमान जो बढ़ा है वो एक रिकॉर्ड तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इतनी भीषण गर्मी का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, महकमे हैं, महकमों की तरफ से काम होना चाहिए था, अधिकारियों को पूरी तरह से अपनी तैयारी को चुस्त दुरुस्त रखते हुए मौकों पे खुद अपनी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं कोताही हुई है, तो उस कोताही के दोषियों को तो निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। लेकिन जो ये हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और उन सभी मृतक परिवारों के साथ सरकार की संवेदनाएं हैं, सरकार साथ खड़ी है और पूरा प्रदेश आज निश्चित तौर पर उन्हें संवेदनाएं व्यक्त कर। ठीक है, लेकिन सर देखिए, संवेदनाएं व्यक्त करना ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले सतर्कता बरती जाती तो शायद आज संवेदनाओं को व्यक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे या आपके या किसी की भी संवेदना व्यक्त करने से उनके परिवार का कोई भला नहीं होगा। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसी भी मुआवजे से नहीं की जा सकती। ये आप भी सहमत होंगे और इसमें मैं भी सहमत हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ में है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। मंजू जी, बड़ी घटना है, लगातार जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। क्या वजह है कि आखिर इन पर काबू नहीं पाया जा सका और आखिरकार ये घटना हुई? गरिमा जी देखिए, बहुत ही दुखद। इससे पहले भी मैं वनाग्नि की घटनाओं पे मैं आपके चैनल पर कई बार जुड़ चुकी हूँ, लेकिन दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रही है ये वनाग्नि। पूरे जंगल उत्तराखंड के प्रेम से झुलस रहे हैं, सुलग रहे हैं। लिए इनकी लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए, लापरवाही की आग में 4 घरों के चिराग बुझ गए। उनके नाम मैं बोलते हूँ, दीवान राम, करण, आर्या, पूरन मेहरा, त्रिलोक मेहता। ये 4 जो जाने गई हैं, 4 घरों के जो चिराग बुझ गए, उनकी भरपाई कौन करेगा? सरकार मात्र 10 लाख मुआवजा देके अपना किनारा कस ले रही है। ये सब अभी मेरे भाई कुंवर जपेंद्र जी ने कहा कि जो है सबसे अधिक तापमान बढ़ा है 42-43 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई, क्यों बढ़ा है? सारे पेड़ काटिए ना, स्मार्ट सिटी के नाम पे परेशान करिए ना सबको। सारे पेड़ काट देंगे तो तापमान बढ़ेगा नहीं। आज तक रिकॉर्ड तोड़ा। 30 साल से मैं 35 साल से देहरादून में हूँ, इतना तापमान नहीं था। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका भी जवाब दीजिए।
अरे भाई, ये देखिए, लापरवाही की आग से 4 घरों के चिराग बुझ गए। यह सिर्फ और सिर्फ वन विभाग की लापरवाही के कारण हुआ। महज आधे घंटे के अंदर 4 जाने काल की मुंह में चली गई। वन विभाग आग से लड़ने के लिए बिल्कुल अपने उपकरण लेके तैयार नहीं है, अपने कर्मचारियों को कोई ठोस संसाधन नहीं दे पा रहा है, पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया है। इसका परिणाम क्या हुआ कि महज लकड़ी काटने के औजार और वो बढ़ियाट, क्या कहते हैं उसको, बढ़ियाट के दम पर आग बुझाने का प्रयास किया गया और 4 लोग अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सरासर लापरवाही है और ये सब नतीजा आउटसोर्सिंग के दम पर सरकार जो है अपनी रोटियां सेक रही है। डीएफओ की क्या जिम्मेदारी है, रेंजर की क्या जिम्मेदारी है और वन विभाग के कर्मचारियों की सब कहाँ है? मात्र मुआवजा देने से आप 4 जाने गए। बिल्कुल, बात तो ये है ना कि मुआवजा देना एक अलग बात है, लेकिन आखिर ये घटना क्यों हुई, इस पर पहले बात होनी चाहिए कि आखिर ये जाने जो गई ये क्यों गई, और समझे कितनी दर्दनाक स्थिति रही होगी। अंदाजा लगाया जा सकता है, मुझे लगता है उसको महसूस कर पाना कितना कठिन है। ठीक है मंजू जी। सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, सबसे ज्यादा मौतें, रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई हैं। वो तो जिसको वो बोलते हैं जाके पैर न पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके ऊपर यह घटित हुई है, जिसका जो परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति चला गया, उनके परिवार वालों से पूछिए वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे। तो ये लापरवाही नहीं और क्या है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास। हमारे पास में और मेहमान भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, यूकेडी के नेता हैं। थपलियाल साहब, स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया पर। थपलियाल साहब, जो घटना हुई वाकई निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि निंदा करने से कुछ नहीं होगा, अगर एक्शन लिए जाएं तो ऐसी घटनाएं ही शायद ना हो। कहां पर कमी रही? वनाग्नि की घटनाएं कोई नई नहीं है, उत्तराखंड में हर साल इस तरीके की घटनाएं होती हैं। बावजूद इसके जो वन्यकर्मी हैं उनको लेकर तैयारी क्यों नहीं की जाती? पूरे कहते हैं ना कि अगर रेस्क्यू के लिए आप जा रहे हो तो पूरे तैयारी के साथ जाओ। उन सब चीजों को सुनिश्चित कौन करता है? लापरवाही किस स्तर पर हुई और इन मौतों का जिम्मेदार आखिर आप किसे मानते हैं? सिस्टम को, जो सिस्टम है हमारा वो फेल हो चुका है। बड़ी मुश्किल से ये राज्य में मतलब बनाया था कि ये सोच के कि हम लोग इसको मैनेज करेंगे, लेकिन हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, निरंतर जब से राज्य बना हुआ है वन के प्रति सभी दलों ने उदासीनता दिखाई। इन्होंने कोई भी ऐसे नियम नहीं बनाया, ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया कि जो आग को रोक सके। आप ये देखिए कि पूरे सफेद हाथियों की पूरी जमात है और जमात को बोला जा रहा है कि एक्शन लो, तो किससे एक्शन लो? नीचे तो कुछ है ही नहीं। 3-4 कर्मचारी हैं, इनके पकड़ फोड़ के ला रखे हैं और वो भी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे जो मर गए बेचारे। इन्होंने मतलब एक नीचे, इसी तरह आर्मी को भी कर दिया इन्होंने। आर्मी में भी ऊपर पूरे अधिकारी नीचे वो बना दिए अग्निवीर। अब वही स्थिति आर्मी में होने वाली है जब कभी युद्ध होगा। तो यही स्थिति जो आज वन के मामले में हो रही है, बहुत ही दुखद बात है ये कि आज किसी भी क्षेत्र में, और हमें इसकी आलोचना करने की जरूरत नहीं है। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रविंद्र जुगरान मान रहे थे कि यहाँ पे अनदेखी त्रुटि हुई है, और ऊपर से जो नव निर्वाचित सांसद है भारतीय जनता पार्टी का गढ़वाल से, वो खुद राज्य सरकार के पास नहीं आया, वो नीति आयोग के पास गया कि भाई किसी तरह से कुछ सोचो कि किस तरह से वनाग्नि, यानी जो उत्तराखंड बुद्धिजीवियों से खाली हो चुकी है, उत्तराखंड की जो सरकार है उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो उसके एक विजन हो कि किस तरह से इस आपदा से निपटा जाए। आपने देखा होगा कि पर्यटन के मामले में भी जब भीड़ नियंत्रण नहीं हुई तो केंद्र के पास जाकर गृह मंत्रालय को आना पड़ा। और आज शर्म की बात है, हम क्यों पाल रहे हैं इन लोगों को? कभी कभी लगता है कि हमने अपने सिर पे ये पत्थर क्यों रखे हुए हैं, जिन पत्थरों ने कुछ भी नहीं कर पाना। अगर वन मंत्री कह रहा है साहब उनके क्यों नहीं बने इंश्योरेंस, अरे तुमने क्या बोला था अधिकारियों को इंश्योरेंस बनाओ इनका? तुम किसने बैठे हो इधर? हर आदमी नीचे वाले को उंगली कर रहा है और अपने को साफ बता रहा है। ये सारे के सारे अपराधी हैं, और अपराधी है जो सर्वोच्च चेयर पे बैठा हुआ है उत्तराखंड, वो है अपराधी। जो यहाँ से छोड़कर चुनाव प्रचार में बिना बात का जा रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी चुनाव प्रचार करने की।
लेकिन भाग रहा है हमारे हेलीकॉप्टर को लेके, हमारा तेज फूंक रहा है। अब क्या करें इन पत्थरों का, कहां फेंके? ये समस्या, बड़ी समस्या आ गई है और इससे सीधा जागता है कि इवन हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद है बलूनी, उसका भी सरकार पे विश्वास नहीं रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कैसे, त्रिवेंद्र ने कहा था कि साहब यहाँ तो खनन ही खनन हो रहा है। तो ऐसी सरकार क्यों ढो रहे हो भाई? तुम सांसद बन गए हो, बोलो मोदी जी को हटाओ इनको, इनके बूते से बाहर है इस राज्य को नियंत्रित करना, बिना बात के बैठाए हुए हैं। ठीक है। और हम निश्चित रूप से ये अपराधी हैं और इन अपराधियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और बहुत अच्छा काम किया बलूनी ने, जो नीति आयोग के पास गया कि भाई इस राज्य के सरकार के बूते से बाहर हो चुका है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे साथ में आज चर्चा का हिस्सा है, आरआरपी के अध्यक्ष हैं। शिव प्रसाद जी, बहुत स्वागत आपका भी। शिव प्रसाद जी, अब देखिए हेलीकॉप्टर को लगा दिया गया है ताकि उससे अलग अलग जगहों पर पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया जा सके। ये सब पहले भी तो हो सकता था ना? देखो, दरअसल हेलीकॉप्टर से पानी से आग बुझाने का जो आदेश कर रहे हैं, ये केवल मीडिया के लिए, केवल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए एक अच्छा है कि जी हेलीकॉप्टर से एक पानी का बकेट भरा और जाके उड़ेल दिया। अगर आप एक ऊंचाई पे जाएं और एक प्रैक्टिकली देखें कि भाई हेलीकॉप्टर से कितना पानी वो बकेट ले जाएगा और कहाँ पे उड़ेलेगा और उसका क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द हूबहू जो पीसीसीएफ है अभी उनके, जो वर्तमान पीसीसीएफ है धनंजय मोहन, उनके हैं। वो कह रहे थे ये बात। हमने जब उनको बोला कि भाई ये क्या है ड्रामा कि अब तुम बकेट भरोगे झील से और तुम उड़ेलोगे, क्या है ये? एक जंगल की आग और एक फॉरेस्ट इतना बड़ा, उस पर क्या है ये? कितने कितने चक्कर लगाओगे और उससे आग कितनी बजे? बोले सब बकवास है। वो खुद कह रहे थे कि ये बकवास है। आप चाहे तो मेरे सामने फिर पूछ लेना, मुझे कोट कर देना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये मीडिया में एक सुर्खियां पाने के लिए ठीक है, लोगों को लगता है कि हाँ भाई कुछ फैंसी बात हो रही है। हकीकत क्या है, जब तक हम इसके एक्चुअल कारणों की ओर नहीं जाएंगे कि जंगल जैसे क्राइम कहीं पे होता है ना, तो उसके पीछे देखा जाता है कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है और इस घटना से किसको फायदा हो सकता है। अगर आप ये देखें कि जंगल में आग लगने से किसको फायदा हो, एक तो वन माफिया को फायदा होता है, उसको लकड़ियां मिल जाती हैं इजीली अवेलेबल, क्योंकि हरे पेड़ तो काट नहीं सकता, तो जब जंगल जल जाएंगे तो वो आराम से उसे लकड़ी अवेलेबल हो जाएगी। तो उस लकड़ी माफिया के साथ, इमारती लकड़ी माफिया जो है उसके साथ कौन लोग इन्वॉल्व हैं? दूसरा, वो लोग जिनको लगता है कि भाई जंगल में आग लगने से उनको कुछ घास मिल जाएगी, कुछ नई घास आ जाएगी, जो मिसकंसेप्शन टाइप की बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग शामिल हैं। इसके पीछे वन विभाग किस तरीके से शामिल है कि वन विभाग पहले वन पंचायतों को बजट देता था, वो बजट गांव में आता था, उससे जल संरक्षण की गतिविधियां होती थी, चाल खाल बनाए जाते थे। आज की डेट में कहाँ बजट आ रहा है गांव में? जो वन पंचायतों को बजट देते थे वो खत्म हो गया। वन विभाग वालों ने सोचा कि यार अगर गांव के लोग जंगलों की तरफ आएंगे तो उनके घोटाले गपले भी खुलेंगे इन चीजों से, तो लोगों को जंगल से दूरी तय कर दी गई। लोगों को प्रोत्साहित करने के बजाय, उनको प्राइज देने के बजाय कि जंगल की आग में बुझाने में भागीदारी कराने के बजाय, पेड़ पौधे लगाने में भागीदारी कराने के बजाय, उन्होंने कह दिया कि साहब जो जंगल के किनारे रहेगा, अगर वो जंगल की आग नहीं बुझाएगा तो उसे जेल भेज देंगे। अभी लेटेस्ट फरमान जारी किया वन विभाग, ठीक है, कि जंगल की आग बुझाने से मना कर दोगे तो जेल भेज देंगे। अरे जंगल की आग जानते हो क्या होती है मैम? जंगल की आग आप समझ सकते हो कि वन विभाग के लोग 4 व्हीलर गाड़ी में थे और तब भी अपने आप को नहीं बचा पाए। जंगल की आग जब फैलती है तो जो मौके पे होता है, जिससे प्रत्यक्षदर्शी होता है, उसी को पता चलता है। दूसरी बात, जो चीड़ के पेड़ है ना, हमारी सरकारें क्या करती है, इतनी अंधी हो गई हैं पैसे के पीछे। इन्हें 2 पैसे चाहिए, दारू पिला दे इनको, सरकार के पैसे दे दे, जहर खिला दे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की जेब भरनी चाहिए। चीड़ कितना भी खतरनाक हो, जंगल के जंगल जल जाए, पर्यावरण पूरा खत्म हो जाए, इकोसिस्टम खत्म हो जाए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लीसा चाहिए और इनको इमारती लकड़ी चाहिए, इनको वन निगम में कुछ ठेका वो चाहिए, इनको ऐसी लकड़ियां चाहिए जिससे वो मतलब 90% भाग अधिकारी अपनी जेब में भरे, 10% ठेकेदार को दे और बाकी खत्म कर दे। ठीक है, अंडर टेबल एक पैसे कमाए, सिर्फ इसलिए इस चीड़ को उगाया जा रहा है। आप बताओ मैडम, ठीक है, एक विभाग जंगल जो है, चलो हमने कहा भारत राज्य का विषय नहीं है, अरे इस देश का विषय तो है, केंद्र सरकार का तो विषय है, डबल इंजन है। आप एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री क्यों नहीं करते भाई?
ये चीड़ का आप एक समझ लो कि मैं कह रहा हूं कि आप 5 किलोमीटर का एरिया तय करें, पूरा चीड़ खत्म कर दे। वैसे भी तो हर साल चीड़ खत्म हो रहा है, जंगल की आग में पूरा चीड़ जल जाता है। आप पूरा चीड़ खत्म करें और उस पर बांज के पेड़ लगा दें, क्या दिक्कत है? लेकिन बांज के पेड़ से लीसा नहीं होता, बांज के पेड़ से इमारती लकड़ी नहीं आएगी, क्योंकि आप हरा पेड़ काटोगे नहीं और वो खुद से सड़ेगा नहीं, सूखेगा नहीं, जलेगा नहीं, तो गिरेगा भी नहीं। यानी कई कारण हैं, लेकिन देखिए ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है इस पर तो बात होनी चाहिए। और जो घटना हुई वाकई परेशान कर देने वाली है, इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इससे पहले उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर का रुख करते हैं। अहम खबर दिल्ली से, इंद्रेश के बयान से आरएसएस का किनारा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इंद्रेश कुमार के बयान से आरएसएस का किनारा। आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई थी लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी टिप्पणी, लेकिन अब आरएसएस का किनारा। राम मंदिर को लेकर संतों को दी नसीहत। बड़ी जानकारी, आरएसएस को क्या राजनीतिक दल बनाना है। अहम खबर आपको हम बता दें, इंद्रेश के बयान से घमासान मचा हुआ है। इंद्रेश के बयान से आरएसएस का किनारा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो इंद्रेश कुमार का बयान आधिकारिक नहीं, आरएसएस की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इंद्रेश कुमार का बयान आधिकारिक नहीं, उनका निजी बयान हो सकता है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, इंद्रेश के बयान को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी ओर बाकी के दल अब बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन अब आरएसएस ने उनके इस बयान को निजी बता दिया और किनारा कर लिया। बिल्कुल, जिस तरीके से इंद्रेश का आया उसके बाद राजनीतिक हल्के में एक बड़ी तरीके से गहमा गहमी दिखाई पड़ी। उसके बाद में जो आरएसएस की तरफ से जो पहला बयान आया है वो यही है कि ये उनका निजी बयान है और इससे आरएसएस का कोई लेना देना नहीं। हालांकि बयान के बाद जिस तरीके से एनडीए के नेता हमलावर हुए इंद्रेश कुमार पर और विपक्षी जो INDIA गठबंधन है और उसके नेता भी मुखर हुए विरोध में, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आरएसएस है वो बैक फुट पे आई और उसने ये कहा कि ये बयान उनका निजी है, इसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और बयान देने के कई घंटे बाद जब राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ी और कई बयान आए, उसमें अयोध्या के जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी है उनका भी बयान आ गया और उसके साथ में जो एनडीए के बड़े नेता हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके बयान आने लगे। उसके बाद कहीं ना कहीं आरएसएस बैकफुट पे हुई और आरएसएस की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि ये उनका इंद्रेश का निजी बयान हो सकता है, इसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो मामला, ये जो बयान था, ये आरएसएस के लिए गले की फांस बना। और उसके बाद जो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें एनडीए के जो नेता हैं वो सामने आए, मुखर हुए, तो इस पूरे बयान से ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आरएसएस और भाजपा के बीच में दूरी बढ़ी है। चूंकि इसके पहले एक बयान मोहन भागवत के द्वारा भी आया था और उस बयान के बाद में अब दूसरा बयान जो आया है
इंद्रेश कुमार के द्वारा, जिसमें अहंकारी बताया गया है भारतीय जनता पार्टी को, और ये कहा गया कि जो भगवान का निर्णय होता है वो आनंददायक निर्णय होता है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 241 पर रोकना ये अहंकार की परिणति है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे बयान के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी और जो भाजपा से जुड़े हुए जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके जब बयान आने शुरू हुए तो उसी बीच आरएसएस का भी ये बयान आ गया कि ये इंद्रेश का बयान है और इस बयान से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, इस बयान में इतना जरूर है गरिमा की इस बयान ने माहौल को काफी गर्म कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है कि ये बयान सिर्फ इसलिए नहीं, बयान का कई मायने हैं और उस मायनों को लेकर के अगर बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अरुण जी देखिए, इस बयान को लेकर भले ही आरएसएस ने कह दिया हो कि उनका निजी बयान है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान ने जो विपक्षी दल हैं उनको एक मौका जरूर दे दिया है बीजेपी पर बड़ा हमला बोलने का। बिल्कुल, यही इसी हमले को लेकर के अगर बात करें तो संजय राउत का भी बयान आ गया और उन्होंने कहा कि क्या संघ ये हिम्मत रखता है कि वो बीजेपी को छोड़ दे। इसी तरीके से प्रमोद तिवारी सहित कई विपक्षी गठबंधन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके भी बयान आ गए हैं। अब ये इंद्रेश का बयान इस पूरे मामले को, जो ये बयान इंद्रेश का बयान जो सामने आया था, उस बयान के बाद में अब आगे क्या भाजपा की रणनीति होती है या संघ की क्या रणनीति होती है देखना होगा। चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आरएसएस का जो चिंतन शिविर चल रहा, राष्ट्रीय चिंतन शिविर चल रहा, उसमें सारे बड़े प्रचारक आरएसएस के वहां मौजूद हैं और उसके बाद में अब देखना ये होगा कि उनकी तरफ से क्या आधिकारिक बयान दोबारा आता है, इंद्रेश के द्वारा क्या बयान आता है। लेकिन इस बयान ने निश्चित रूप से कहीं न कहीं भाजपा और आरएसएस पर एक प्रश्न लगाया है कि आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है, इनके बीच में किस तरीके की दूरियां बढ़ रही हैं और ये जो दूरियां हैं इसका भविष्य क्या है। जी गरिमा, बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर दिल्ली से खबर इंद्रेश के बयान से आरएसएस का किनारा सामने आया है और आरएसएस ने साफ कहा कि ये उनका निजी बयान हो सकता है। और हालांकि उनके इस बयान के बाद से लगातार राजनीतिक दलों के बीच में जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। अब वापस अपनी चर्चा का रुख करते हैं। देवभूमि के दंगल में हमारे साथ में लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ में जपेंद्र जी हैं, उनके पास वापस जाते हैं। जपेंद्र जी, आपने सबकी बातों को सुन लिया। देखिए, वही बात निकलकर सामने आ रही है ना कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो घटना हो गई ना, वनाग्नि की घटना ऐसा तो नहीं है कि इस बार ही हुई है। उत्तराखंड वनाग्नि को लेकर तैयारी करता है, क्योंकि उत्तराखंड में जंगल जलने की खबर किस तरीके से आती है, कहते हैं ना जंगल की आग की तरह, इसको कहावत की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, आप सब जानते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विकराल होती है जंगल की आग। उसको लेकर तैयारियां इतनी आम क्यों? जंगल की आग का ये जो तांडव हम सबने देखा है, ये पहली बार उत्तराखंड में हुआ है। हम उन जा चुके लोगों को वापस नहीं ला सकते, ये भी सत्य है, और उनके प्रति सच्चे मन से संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं, ये भी सत्य है। लेकिन इतना आवश्यक है कि ये जो एक घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, भविष्य में ना हो, किसी भी जान माल की हानि ना हो, और उस हानि को बचाने की दृष्टि से जो अधिकारियों के तौर पे लेवल पे जो पहले से तैयारियां होनी चाहिए, उन तैयारियों में किसी तरह की कोताही ना हो। और जांच में ये भी निकल कर आएगा कि यहाँ किस तरह की कोताही थी, तो वो निश्चित तौर पर दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये ऐसी घटना हुई है और इसके पीछे और भी अनेकों कारण हैं। हम अगर उन पर चर्चा करने लग जाएंगे तो वो फिर काफी चीजें अलग हो जाएंगी, तो इस समय हमें उन पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इतना ही हम कह सकते हैं कि भविष्य में ये जंगल की आग इस तरह से जानलेवा आग बनकर ना फैले और किसी की इसमें जान माल की हानि सर, ना तो क्या घटनाओं का इंतजार होता है या लोगों की जान जाने का इंतजार होता है, जब उसके बाद में तैयारियां उस लिहाज से की जाएंगी? आज आप यहाँ पर बैठकर जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन सर किस चीज का इंतजार था ये आश्वासन देने से पहले? 4 लोगों की जान जाने का? क्या ये तैयारी पहले नहीं हो सकती थी? आज किसी कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन क्या जो नुकसान हुआ उसको पूरा किया जा सकता है? देखिए, गलती स्वीकार करेंगे ना कि कम से कम गलती हुई, उस तरीके की तैयारियां नहीं थी।
पहले ही कहा कि जाने वालों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन सच्चे मन से सरकार की उनके प्रति संवेदनाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और उसकी तरफ सरकार ने कदम बढ़ाए। और पहले ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी की जान गई हो जंगल की आग की वजह से, तो जंगल की आग जानलेवा ना बने और उस पर सरकार जो कर सकती है निश्चित तौर पर सरकार वो सब करने के लिए तैयार है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। जपेन जी देखिए कह रहे हैं कि हम आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन इस आश्वासन का किया क्या जाए ये बड़ी बात है। मंजू जी, तैयारियां क्यों आखिर उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, अभी मुझसे पहले पूर्व प्रवक्ताओं ने, थपलियाल जी ने और जी ने कहा, सेमवाल जी ने, कि स्थानीय लोगों को इग्नोर करने का भी ये कहीं ना कहीं परिणाम हो सकता है। जो है वन पंचायत को जो योजनाएं थी उन तक नहीं पहुंचती हैं और उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है ना वन के प्रति, वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं दी जा रही है। अगर वो उनको वैल्यू दी जाती थी, वो उसको लुक आफ्टर करते थे, इमोशनली पेड़ पौधे से जुड़े रहते। हम देखते हैं ना कि हम आप अपने घर में पौधे लगाते हैं तो उसको सुबह शाम निगरानी करते हैं, देखते हैं कि कोई पौधा इस गर्मी में मुरझा तो नहीं गया, कोई पौधा डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया। और देखिए, विंसर में भी वनाग्नि से झुलसे वनकर्मियों के लिए स्थानीय लोग ही मसीहा बनकर आए। स्थानीय लोगों ने ही वनकर्मियों की चीख पुकार सुनी और बेचारे जैसे थे वैसे दौड़े। उन्होंने उनको बचाने का भी बहुत प्रयास किया, अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने फोन भी किया, लेकिन लोगों के फोन करने के बाद भी हम देखिए ये तो मंजू जी, देखिए जमीनी स्तर पर क्या सच रहा ये तो उस घटना के बीच की बात हो सकती है ना, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जो प्रोफेशनली जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, वो एक बड़ी बात है जिसके लिए लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये काम करा जाना चाहिए था, उनकी ओर से काम नहीं किया गया, तभी तो घटना हो गई। जब जागो तभी सवेरा। अभी मैं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में, ये मैंने कहा नहीं कि आपके चैनल पे मैं पहले भी बैठ चुकी हूँ, ये आपका अप्रैल से इस तरह से जंगल झुलस रहे हैं, जितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इंद्रदेव के बीच में कृपा हुई, बरसात हुई तो थोड़ा कम गया। तो सर मैम, इंतजार तो नहीं करते रहेंगे ना कि जब बारिश होगी तब आग बुझेगी? अगर इसका इंतजार करते रहे तब तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। आप इंतजार करते रहिए, बारिश नहीं हुई तो आग नहीं बुझेगी, धीरे धीरे करके ये जंगल की आग लोगों तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल लोगों तक पहुंच गया, आपने देखा नहीं, पीडब्ल्यूडी बिल्कुल इलाकों में पहुंची और यही वजह है कि आसपास के लोगों में दहशत देखने को मिली थी। खुद हमने अपने टीवी चैनल के माध्यम से आम जनता की इन खबरों को उठाया है। ठीक है, आपके पास लौटते हैं मैम। उदित घड़ियाल साहब हमारे पास में है, समाज सेवी हैं। सर बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। आपकी तस्वीर आ नहीं रही थी, इस वजह से आपके पास आने में देरी हुई। उदित जी, पूरी घटना जो हुई वाकई बहुत परेशान कर देने वाली। आप सोचिए 4 लोग जिंदा जल गए, कितनी बड़ी घटना है। लापरवाही आपको क्या लग रहा है किस स्तर पर हुई? प्रशासनिक स्तर पर जो जिम्मेदार थे, क्या सब वही लोग जिम्मेदार हैं इस घटना के पीछे? गरिमा जी, देखिए ये बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटना से जो अन्य कर्मचारी हैं उनका मनोबल गिरता है। बिल्कुल। अब कहाँ प्राथमिकता होनी चाहिए? अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि साहब पिछले साल थोड़ा इससे कम थी अग्नि और 22 में इससे ज्यादा थी अग्नि। तो अगर इतने 3 साल का ही अगर आंकड़ा हम ले लें तो उसमें तो तैयारियां बहुत सारी हो जानी चाहिए थी। मैंने पहले भी आपके चैनल में एक बार कहा था कि ये हिमालय जो उत्तराखंड का हिमालय है, ये लगभग 50 करोड़ लोगों की जीवन यापन का साधन है। यहाँ से गंगा यमुना निकल रही है, अन्य नदियां निकल रही है, कोसी है, रामगंगा है, जो सब मिलके पूरा गंगा का दुआब बनाती हैं, गंगा यमुना का, और बंगाल तक जाती हैं। तो प्राथमिकता केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की होनी चाहिए। 24 साल में राज्य सरकारों ने कोई प्राथमिकता नहीं ली। देखिए, विदेशों में आग लगती है, हर बार लगती है, हर साल लगती है। ये जंगल है। इस बार तो मैं चौंक गया हूं कि बांज के जंगल जल गए, बांज और बुरांस के जंगल जल गए जो कभी नहीं जलते थे। जो बिनसर में जो आग लगी है, इसमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा बांज और बुरांस का जंगल है, तो ये हैरान कर देने वाली। लेकिन अब तैयारियां क्या होती हैं? अगर आप वन बेचारे झाड़ियों से गुजार रहे हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय लगे हुए हैं, कई सारे लोग लगे रहे, पौड़ी के जिलाधिकारी लगे रहे, लेकिन हमें चाहिए क्या? हम टाइगर रिजर्व के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि साहब ये नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं बननी चाहिए, अंदर ये नहीं जाना चाहिए। लेकिन वन अग्नि हिमालय क्षेत्र है,
ग्लेशियर्स हैं ये बहुत तेजी के साथ पिघल रहे हैं। जितनी गर्मी बढ़ रही है, जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उससे और ज्यादा ये खतरा पैदा कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता भारत सरकार से लेकर के और यहाँ तक जो राज्य सरकार है, जहाजों की, हेलीकॉप्टरों की, अब मी ला रहे हैं हम। कब मी 17 को ला रहे हैं? जब अग्नि 4 जल गई या अग्नि। और जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि पूर्व में ऐसा नहीं हुआ था, पूर्व में भी पौड़ी गढ़वाल में वनकर्मी जले हैं, उनको बुझाते हुए घटनाएं हो रही हैं। हम इक्विपमेंट नहीं दे पा रहे उन्हें। हमारे को हिमालय क्षेत्र है, इक्विपमेंट देना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में आग लगती है, हेलीकॉप्टर लगे होते हैं, दिन रात जहाज चल रहे होते हैं। वही ना कि घटना के बाद में हेलीकॉप्टर लगाया जाता है। इक्विपमेंट्स में कमी क्यों? सर, आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, प्रशासन क्यों कमजोर पड़ रहा है? इक्विपमेंट्स की कमी क्यों पड़ रही है, जब उत्तराखंड में वनाग्नि एक बहुत बड़ी समस्या है? ये वनाग्नि केवल यहीं के लिए नहीं है समस्या, ये उत्तर भारत के लिए एक समस्या है। बिल्कुल। इसका कार्बन उत्सर्जन जो है वो बहुत खतरनाक है। यात्रा चल रही है इस समय, लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, सब नेगेटिव लेके जा रहे हैं। आप पहाड़ में जाइए, धुआं धुआं चारों तरफ। तो प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता यह है कि इस अग्नि को, जैसे सबने कहा, सहभागिता नहीं रह गई है ग्रामीणों की। हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स है एक्स आर्मी की, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उनके लिए हम उनको एक वन विभाग के साथ में मिलकर उनकी एक टीम बनाई जा सकती है हर गांव में। लेकिन इसके लिए किसी को सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ये बारिश आएगी, उसके बाद सब वापस वैसे ही शांत हो जाएगा और वन विभाग अपना कार्य करता रहेगा। फिर अगले साल फिर जब शुरू होगी अग्नि, फिर आप लोग जब दिखाएंगे तब फिर अचानक से सब जागेगा। मेरा मानना यह है कि बड़े स्तर पे इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर करना पड़ेगा, तभी भविष्य में हम कुछ कर पाएंगे। जपेन जी, देखिए, डबल इंजन की सरकार का आप दावा करते हैं और आप नहीं, जनता भी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। सर, इक्विपमेंट्स की कमी पड़ रही है, क्यों? बिल्कुल ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स की कहीं कमी महसूस हुई है, लेकिन स्थानीय नागरिकों की सहभागिता को लेकर ये सरकार ने संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से ये मॉनिटरिंग में ये निकल कर आया, उन्होंने संज्ञान दिया है कि स्थानीय नागरिकों की सहभागिता होनी चाहिए और इस पे बिल्कुल नियम बनाकर, नियम के तहत निश्चित तौर पर जो ये कमी निकल के आई है, तो बार बार ये इशू निकल के आ रहा है, उसमें सरकार कदम आगे बढ़ाएगी और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पे माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे और एक कोई अच्छी पहल निकल कर सामने आएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को होने से पहले ही स्थानीय नागरिकों के, गांववासियों के सहयोग से रोका जाए और उनको वो सब साधन उपलब्ध कराए जाएं जो इस समय आवश्यकता जिनकी महसूस की जा रही है। ठीक है, देखिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि साधन सभी उपलब्ध कराए जाए जिसकी आवश्यकता होती है, लेकिन जपेन जी, ये जैसे कुछ चीजें होती है ना कि आपके लिए ज्यादा खतरनाक होती हैं। उत्तराखंड के लिए वनाग्नि बहुत खतरनाक है, हर बार इसको लेकर तैयारी होती है। या फिर चारधाम यात्रा हो गई, ये उत्तराखंड के मुद्दे हैं जिनको लेकर सवाल उत्तराखंड में उस वक्त की सरकार पर उठते हैं। चारधाम यात्रा ऐसा तो नहीं है कि किसी बार ही होती है, हर बार होती है। उनको पता है कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा होगी तो हमें उस लिहाज से तैयारियां करनी है। उत्तराखंड में मौसम कैसा रहता है, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी प्रदेश तैयारी करता है। जब वनाग्नि की घटनाएं हर बार होती हैं, हर बार न जाने कितने जंगल जलकर राख हो जाते, क्या इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? क्या हर साल जो तैयारी होती है उसमें बेहतरी नहीं होनी चाहिए? ये हो नहीं रही। ये बेहतरी ना होना प्रशासनिक अमले की कमी है, ये सरकार के स्तर से, यहाँ पर सिस्टम के स्तर से दिक्कत हो रही है? दिक्कत कहां पर हो रही है? ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से या विभागों की तरफ से बेहतरी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा जो हमारा एक डिस्कशंस का एक बिंदु है निकल कर आता है कि देखिए, गर्मियों में ही हमारा यात्रा सीजन शुरू होता है। ये बहुत एक सेंसिटिव टाइम पीरियड है कि गर्मियों में यात्रा का सीजन भी शुरू होता है। वो गर्मियों में ही ये जो जून और जुलाई का ये महीना होता है, यही अग्नि की घटनाओं के लिए ये एक तरह से कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आग में घी का काम करता है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक सेंसिटिव टाइम पीरियड है,
जून का और जुलाई का इस सेंसिटिव टाइम पीरियड को लेकर योजनाएं बनाना और उसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता और इक्विपमेंट्स और उसमें एक पूरी तरह से जो है ना बिल्कुल प्लान, एक ऐसे प्लान के तहत काम किया जाए कि इस सेंसिटिव टाइम जोन को कैसे कंट्रोल किया जाए और ताकि भविष्य में उत्तराखंड के अंदर ये घटनाएं रोकी जा सके और इसका यात्रा पर भी किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। तो निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी। बिल्कुल, देखिए सरकार कदम बढ़ाने की बात तो करती है। आप अपने हर सवाल के जवाब में ये बात कह रहे हैं, आज भी ऐसा नहीं है, चाहे मैं आपसे सवाल पूछूं या विपक्षी आपके जब सवाल उठा रहे हैं तो आज यही आप कह रहे हैं। लेकिन हम इस बात पर बात करते हैं ना कि ऐसी घटनाओं का इंतजार क्यों। अब आप सब कुछ कर लीजिए, आप मुआवजे का ऐलान कर दीजिए, आप उनके परिवारों को कुछ भी दे दीजिए, लेकिन मैं बार बार कह रही हूं कि उस नुकसान को पूरा नहीं कर सकते हम जो हुआ, और ये हमारी कमियों की वजह से हुआ, ये लापरवाही की वजह से हुआ, ये जिम्मेदारी को पूरा ना करने की वजह से हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, थपलियाल साहब के पास एक बार फिर से जाएंगे। थपलियाल साहब, ये जो घटना हुई, अभी जपेंद्र जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। कोई भी घटना होती है, जो भी सत्ता में होता है, जो भी सरकार होती है, उनकी ओर से यही कहा जाता है कि भाई आगे नहीं होगी घटनाएं, हम इस लिहाज से तैयारी करेंगे। लेकिन हर बार ये कहना, ये कहकर पल्ला झाड़ना, बचना, क्या इतना काफी होता है, जबकि हर बार वैसी घटनाएं होती हैं? बहुत ही बड़ी मंशे शब्दों से ये हर बार हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। नेक्स्ट ईयर भी सेम वर्ड बोलेंगे, लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि वो इक्विपमेंट कौन से हैं तो वो नहीं बता पाएंगे कौन से इक्विपमेंट हैं जो कि कभी वो महसूस कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है इक्विपमेंट क्या है, क्योंकि इस फायर में एक्चुअल में जो मैन पावर होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। वो 4 आदमी जो भेजे थे वो कौन थे? पीआरटी का जवान, उसको क्या ट्रेनिंग है इसकी? 2-3 फायर वाले वाचर, कोई रेंजर मरा उसमें, कोई फॉरेस्ट गार्ड मरा उसमें, वो 4 बेचारे अग्निवीर टाइप, नो ट्रेनिंग, घुस गए। अगर उनको जरा भी वो बेचारे वो तो ऐसे जैसे गर्म खून की तरह घुस गए और फंस गए, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में। अर्जुनों ने जाना था वो गायब थे, वो है ही नहीं। इनफैक्ट आज वह है ही नहीं डिपार्टमेंट के पास। ये जो सरकार है, इनको पूछा जाए तो आज 65% जो हमारा भूभाग है वो वन आच्छादित, हम यूपी से भी ज्यादा वन हमारे पास है। और हम पर्यावरण के सबसे बड़े ठेकेदार हिंदुस्तान में है, लेकिन हमें सरकार अनदेखा कर रही है। जब हम ग्रीन बुक मांगते हैं, इन्होंने वन कानून ऐसा बना रखा है कि हम उस वनों से हमें अलग कर दिया है। तो हाँ, हम मजबूर हैं अपने गांव छोड़ने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, जबकि ये जंगल इतने धनवान है। इन्होंने कई माफियों को करोड़पति अरबपति बना दिया, जो सेमवाल जी कह रहे थे। आज हम नंगे घूम रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं। अरे इन वनों में, विदेश में जाइए, लोग वो वनों की एग्रीकल्चर कृषि करते हो, इससे बेनिफिट उठाते हैं। एक गांव को तुम एक चेक दे दो, बोलो भाई इधर तुम जंगल करो, काटो फिर उगाओ, फिर काटो और उगाओ। अरे तुम्हें कौन रोक रहा है? ये तो हमारे एक के पेड़ भी नहीं काटने देते। ये तो देश दुश्मन है हमारे, जो बैठे हुए। ठीक है, अभी और लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते जल्दी से, वक्त कम है। उदित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उदित जी। गरिमा जी, देखिए, मैं तो चाहूंगा वर्तमान सरकार में धामी जी को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये खड़े पहाड़ हैं, इसमें हम बहुत सारे इक्विपमेंट से बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हम केवल ग्रामीण सड़क के आसपास को हम लोग अग्नि का कंट्रोल का सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन एयर सपोर्ट बहुत जरूरी है। जो उच्च क्षेत्र हैं जहां पर, जैसे ये है यहाँ पर आग लगी, जो बिनसर में आग लगी, बिनसर का एरिया एकदम स्टीप है कई जगहों पे। तो आप, हमें क्या चाहिए और क्यों नहीं ले सकते हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से, भारत सरकार से 2-4 हजार करोड़ केवल वन को बचाने के लिए, वन संपदा को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए हम लोग जहाज, हेलीकॉप्टर्स ले सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में ऐसे डेडिकेटेड जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं जो डिजाइन ही आग बुझाने के लिए हुए हैं। हम कर्मियों को भी दें, हम नीचे। बिल्कुल, देखिए कमी नहीं है, बशर्ते आप उस चीज की महत्वता को समझिए कि उससे क्या नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ी बात है ये समझना चाहिए। और मेरे हिसाब से केंद्र सरकार को जाना चाहिए, केंद्र सरकार में बोलना चाहिए भाई कितने, जैसे अभी थपलियाल जी ने कहा, बेचारे वो तो पीआरडी के जवान थे, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। और ऐसे में आपको बहुत भारी इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। तो
प्राथमिकता होनी चाहिए कि किसी तरीके से ये बहस का मुद्दा ना बने हर बिल्कुल बार, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बहुत अहम बात आपने उठाई कि ऐसा नहीं है कि देश में रिसोर्सेज की कोई कमी है, लेकिन बस उस चीज को अहम समझना जरूरी, क्योंकि कब ये जंगल की आग से इलाकों तक पहुंच जाती है, जनता तक पहुंच जाती है, उसमें भी देरी नहीं लगती। और आखिरकार देखिए नहीं जंगल तक पहुंचे तो लोगों को आखिरकार यहाँ पर नुकसान हुआ ना। ठीक है, सेमवाल साहब की एक छोटी सी प्रतिक्रिया। सेमवाल साहब जल्दी से, मैम आते हैं आपके पास। सेमवाल साहब के बाद आपके पास आएंगे, फिर जपेन जी के पास में। सेमवाल साहब, क्या रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ पर उसको प्राथमिकता नहीं दी जा रही, शायद उतना बड़ा नहीं समझा जा रहा, यही वजह है कि यहाँ पर उस लिहाज से पहले से एक्शन नहीं लिए जाते हैं, उसको बुझाने के लिए वो एक्शन नहीं लिए जाते हैं? मैडम, वन विभाग की आग बुझाना, मतलब जंगलात की आग बुझाना वन विभाग के अधिकारियों की प्राथमिकता में है ही नहीं भाई। वो तो चाहते हैं कि आग लगे, तभी तो नौटंकी हो रही है, क्योंकि पेड़ कागजों पे लगाए जाते हैं। तो अगर आग लग गई, आपने देखा होगा जैसे अभी ये जून है ना, तो अभी आप देखो आज का अखबार पढ़ो, 9 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए जारी हो रहे हैं। किसके लिए? कि तुम जो है बांध बनाओ जो नदी के किनारे, ताकि बाढ़ ना आए, उसके लिए कुछ बंदा बनाओ। और बस अभी 9 करोड़ रुपए जारी हो गए। अभी 15-16 तारीख से बरसात शुरू हो जाएगी, वो नदी जो है बहा ले जाएगी। बाढ़ के लिए वो मतलब बंदा बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो बह गया, वो दिखा देंगे कि मैंने बना दिया। ये हमेशा हर साल होता है। अच्छा, ऐसे ही मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ भाई, मेरे पास RTI में डॉक्यूमेंट पड़े हुए मैडम, मेरी अलमारी में है। पूरे सचिवालय में जिन जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच हुई है, सब बिना कार्यवाही के सब छूट गए। मेरे पास सबके RTI में डॉक्यूमेंट है, कौन कितने पानी में, वन विभाग का कौन सा अधिकारी, सब वन विभाग के, यानी भ्रष्टाचार की भेंट सब चीजें चढ़ जाती हैं। सारे वन विभाग का जो जितना बड़ा अधिकारी है वो उतना बड़ा तस्कर है। इन पे बाकायदा मुकदमे हुए, जांच हुई, सब दब गए, खत्म हो गए। ठीक है सर, ये खुद ही को खत्म करने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार हर विभाग में, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं भी रुकने का नाम नहीं ले रही की सरकार का परिणाम। ठीक है मंजू जी, जल्दी से मंजू जी। अभी जैसे सुझाव दिया था प्यार जी ने सबने कि हमें जो है अभी भी जब जागो तभी सवेरा, इस जो घटनाएं हुई हैं उससे हमें सबक लेना चाहिए। और हमारे उत्तराखंड में तो सब एक्स सर्विसमैन है, यूको टास्क फोर्स के लोग की मदद क्यों नहीं ली जाती है? सारे हर घर में फौजी, रिटायर्ड फौजी हैं, क्यों खाली अग्निवीर जैसे ये PRT के जवानों को, अनट्रेन्ड जवानों को भेज देते हैं, उनके घर को बर्बाद कर देते हैं? मैं चाहती हूँ कि जो उत्तराखंड पर्यावरण की दुहाई लेता है कि हम फेमस है, हम प्रसिद्ध हैं कि हमारा पर्यावरण, आबो हवा उत्तराखंड की सबसे अच्छी है, आज विश्व पटल पर थू-थू हो रही है इस घटना से, तो हमें इसको बचाने के लिए अभी भी प्रयास करना है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि अगले वर्ष फिर आप ये मुद्दा बनाए कि धधकता जंगल और जलता जल जीवन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम भी नहीं चाहते कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर कोई चर्चा हो, ऐसे मुद्दों पर कोई सवाल किया जाए। जपेंद्र जी, देखिए सवाल बहुत सारे हैं और ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। भ्रष्टाचार के भेंट में हर विभाग जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं होता, किसी का कोई डर नहीं है। यही वजह है कि किसी को कोई चिंता नहीं है, लोगों की जान यूं ही जा रही है। शिव प्रसाद जी ने बहुत एक गंभीर विषय उठाया है। और देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर निश्चित तौर पर देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमने आक्रोश भी देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर जो हमारा कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो भी भारत का ही वासी, उसने भी भारत की धरती पर जन्म लिया है, कोई बाहर से तो आया नहीं। तो ये जो आत्मा की अंदर की आवाज है, या हम सिस्टम में किसी भी पद पर बैठे हुए हैं, छोटे से छोटे पद पर बैठे हुए हैं, बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए हैं, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, शासन प्रशासन में हैं, तो हमें अपनी इस धरती माँ के प्रति, देश के प्रति ईमानदारी के प्रमाण खुद अपने कर्मों से देने पड़ते हैं। आज अगर सर वो सारी बातें बहुत अच्छी, आप जो बातें कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन माफी चाहती हूँ सर, इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जब भ्रष्टाचार होता है ना तो सर ईमान, धर्म ये सब भूल जाते हैं, ये सब भूल जाते हैं। और होता है, हो रहा है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा।
चर्चा नहीं करेंगे, हम सरकार का हिस्से हैं तब खुल के चर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग सुन तो सकते ही है ना। सर बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन कह रहे ना कि देखिए ये बातें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से गुरेज नहीं कर रही कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन ये भी समझिए ना कि जो बात आप कह रहे हैं वो कितनी ठीक बैठ रही है। सटीक यहाँ पर लोगों की जान चली गई है। हम भी कह रहे हैं ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होता नहीं है विभागों में, हो रहा है तभी तो ये घटनाएं हो रही हैं। सर हम कपलियाल जी की बात, जी ने कुछ क्वेश्चन उठाए थे। हाँ सर, जल्दी से, वक्त बहुत कम है। जो हमारे 4 लोग पीआरडी के जवान हैं, आग बुझाने के लिए जल्दबाजी में जंगल के अंदर प्रवेश कर गए, अगर इन्होंने फायर प्रूफ ड्रेस पहनी होती तो क्या इनकी जान बचाना संभव नहीं था? बिल्कुल संभव था। अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, जैसे कपलियाल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पता नहीं उन्हें ये शंका कैसे हुई कि हमने कुछ कहा और हमें मालूम नहीं होगा। तो देखिए, जब हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य में कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है, ट्रेनिंग की थोड़ी सी कमी है। हमारे पास फायर प्रूफ ड्रेसेस होनी चाहिए हमारे वनाग्नि को बुझाने वाले कर्मचारियों के पास। जब हमारे अधिकारी बाहर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जब डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो जिस तरह से बाहर विदेशों में होता है वहाँ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, फायर प्रूफ पाउडर्स यूज किए जाते हैं। मुझे तो ये लगता है कि हमारे भारत में भी हर एक चीज है, बशर्ते जो हो रहा है उसको आप सीरियसली लीजिए, तो वरना ऐसा थोड़ी है कि रिसोर्सेज की कमी है। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और भारत में भी उनका रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया गया है, बस उसकी महत्वता को समझने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त की कमी, अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि धधकते जंगल और जलता जनजीवन, क्योंकि जिस तरीके से जंगलों में लोगों की जान गई, ये वाकई शर्मसार कर देने वाली घटना है और उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।